इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के किन भागों का अध्ययन करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स या इस समष्टि अर्थशास्त्र को किस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं और इसके अध्ययन क्षेत्र को हम देखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके पहले हमने व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में देखा है और जहाँ पर हमने देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं और ये वैयक्तिक इकाइयाँ मुख्य तौर पर व्यक्ति के रूप में या वस्तु के रूप में हमने देखी हैं। जो सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई है अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिसका हम अध्ययन करते हैं वे एक व्यक्ति या एक वस्तु ही हो सकती है। और हमने ये भी देखा है कि कुछ व्यक्तियों का या एक ग्रुप हो सकता है, चाहे वो उत्पादक हो चाहे वो उपभोक्ता हो, और ये ग्रुप वेल डिफाइंड होगा और उनकी जो प्रकृति या नेचर है वो इंडिविजुअल जैसा ही होगा। तो उन छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमने उपभोक्ता के रूप में परिवार को देखा है और जैसे हमने उत्पादक इकाइयों के रूप में फर्मों को देखा है या किसी एक वस्तु के उद्योग को देखा है, ये वेल डिफाइंड ग्रुप हैं। ये सुपरिभाषित समूह हैं वैयक्तिक इकाइयों के, जिनको हम वैयक्तिक इकाइयों के रूप में अध्ययन करते हैं और ये हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र एक तरह से समग्र या संपूर्ण का अध्ययन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ होल, और जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो जब हम संपूर्ण की बात करते हैं तो एक रूप में संपूर्णता की स्थिति जो होती है वो एक जो हमारी आर्थिक इकाई है और जिसको हम एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं, ये हमारी समग्र इकाई है। ये होल या संपूर्ण निकाय या सिस्टम है और इसी रूप में हम समग्रता को परिभाषित करते हैं। हमने इसके पहले देखा था और कहा भी था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ होल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो हैं वो सबसे जो न्यूनतम रूप है, छोटा रूप है, वो इंडिविजुअल या वैयक्तिक इकाइयाँ हैं उत्पादक और उपभोक्ताओं के रूप में। और इस प्रकार अगर पूरी अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादकों और समस्त उपभोक्ताओं को हम एक साथ जोड़ लें तो हम इसको पूरी अर्थव्यवस्था या समग्र कह सकते हैं। यहाँ इस रूप में हम इसको दिखाने का प्रयास जो कर रहे हैं वो इसका ये अर्थ है कि जब समस्त वैयक्तिक इकाइयों का योग ही समग्र होता है तो हमको फिर समग्र को अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और जबकि हमने वैयक्तिक या जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उनकी जो स्थितियां हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता है, उपभोक्ता है, उत्पादक है, ये सब विवेकशील हैं, ये सारे अपने व्यवहार को इस प्रकार से कार्य रूप देते हैं कि वे अपने लक्ष्य को, चाहे वो उत्पादन हो चाहे वो उपभोग हो, संतुष्टि हो, उसको अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि यदि सारे उपभोक्ता स्वतंत्र निर्णय लें,
किसी तरह का कहीं कोई प्रतिबंध न हो, कोई सरकारी हस्तक्षेप न है, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियां हों, तो वैसी स्थिति में जो समग्र रूप होगा या जो वैयक्तिक इकाइयां जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के रूप में हैं जो निर्णय लेंगी वो समष्टि के लिए भी एक तरह से ऑप्टिमम होगी, वांछनीय होगी, सर्वोत्तम। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। वैयक्तिक इकाइयों, जब हम किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, एक वस्तु का अध्ययन करते हैं, तो वैसी स्थिति में हम अन्य सारी चीज़ों को यथावत मान के चलते हैं कि कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और हमने देखा पूरा विश्लेषण जो मार्शल का है, जो एक तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, उसमें सर्वत्र ये माना जाता है कि ये अन्य बातें यथावत रहें तो ऐसा होने पर ऐसा होगा। मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य गिरेगा तो उसके मांग या पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा तो, जबकि अन्य सारी वस्तुओं के मूल्य यथावत हैं, आय यथावत हैं, उपभोक्ताओं के उत्पादकों को इस रूप में। लेकिन जब हम समग्र का अध्ययन करते हैं और वैसे स्थिति में सारे उत्पादकों और सारी वस्तुओं, सारे उपभोक्ताओं के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और जब ऐसा होता है तो एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। अर्थात एक जगह जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे जगह भी पड़ता है। और इस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था में ये जितने वैयक्तिक इकाइयाँ हैं उनमें जब परिवर्तन होते हैं तो उनके प्रभाव एक दूसरे पर पड़ते हैं, और उसका जो परिणाम पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है वो उससे भिन्न होता है जो वैयक्तिक इकाइयों के ऊपर पड़ते हैं। तो इस रूप में जो मेरे कहने का यहाँ तात्पर्य है वो ये है कि जब वैयक्तिक इकाइयों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय या उनकी जो क्रियाविधि क्रियाकलाप है, वर्किंग है, वो अलग तरह की होती है। और जब इनके समग्र रूप में हम इनका अध्ययन करते हैं तो ये जो विभिन्न फर्में, विभिन्न उत्पादकों, विभिन्न उपभोक्ताओं या वस्तुओं के मूल्यों, इन सब में जो परिवर्तन होता है ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये जो अन्योन्याश्रितता है, एक के निर्णय का दूसरे के ऊपर जो आश्रितता है वो समष्टि स्तर पर दूसरे तरह की होती है, और जो परिणाम या प्रभाव निकलते हैं और जो वैयक्तिक रूप में इनके प्रभाव होते हैं वो दूसरे तरह के होते हैं। और इसलिए हमें अलग से, जब हम समग्र का अध्ययन करते हैं तब हमें अलग सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ती है, अलग नीतियों की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए हम समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में एक मूलभूत जो अंतर होता है उसी अंतर के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर हम ये देख लें पहले कुछ अर्थशास्त्रियों के माध्यम से उनके जो व्यूज हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, और जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड, एक सुपरिभाषित रूप में उनके अंतर को बताने का प्रयास करते हैं। तो उनके माध्यम से हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ परिभाषाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। ये सारी परिभाषाएं हम प्रयास करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, वहाँ से आप डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ हम उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या आपको बताएंगे। जो सबसे एक तरह से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की जो आधार तैयार करती है और जो एक सरलतम रूप में जो परिभाषा दी है वो के.ई. बोल्डिंग की है। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी उनके परिभाषा पढ़ी है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो के.ई. बोल्डिंग है उनकी जो परिभाषा है वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटी। ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये वैयक्तिक मात्राओं का अध्ययन नहीं करती, तब क्या करती है, बट विद एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटी, बल्कि इन मात्राओं के समग्रित रूप का या उनके समग्र रूप का या टोटल का अध्ययन करती है।
और स्पष्ट करने के लिए लिखते हैं नॉट विद इंडिविजुअल इनकम, ये वैयक्तिक आयों का अध्ययन नहीं करती, बट विद नेशनल इनकम, बल्कि ये राष्ट्रीय आय का अध्ययन करती है। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस, ये किसी व्यक्ति, किसी साधन या किसी वस्तु के मूल्य का अध्ययन नहीं करती, बल्कि जो अध्ययन करती है वो क्या करती है, विद प्राइस लेवल, ये है मूल्य स्तर का अध्ययन करती है, औसत मूल्य का अध्ययन करती है। और एंड नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद नेशनल आउटपुट। तो इस रूप में इन्होंने दिखाने का सीधा सीधा प्रयास किया है कि ये है जो समष्टि अर्थशास्त्र है, ये संपूर्ण का अध्ययन है, ये वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन नहीं है। जब हम व्यक्ति के आय का अध्ययन करते हैं तो ये व्यष्टि है, और जब हम संपूर्ण राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं तो ये समष्टि है। यहीं पर एक बात हम और बता दें कि ये जो हमारा समष्टि है, संपूर्ण, कई बार हम इस संपूर्ण को बड़े बड़े उप विभागों में बांट देते हैं जो अपने आप में भी संपूर्ण होते हैं, लेकिन उस बड़े रूप का, जो हमारी कुल अर्थव्यवस्था का बड़ा रूप है, उसका एक बड़ा बड़ा खंड होता है। और जो इंडिविजुअल इकाइयों को जोड़ के बनाते हैं समग्र को, ये इंडिविजुअल इकाइयाँ उसका एक बहुत सूक्ष्म हिस्सा होती हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं, स्मॉल होती हैं, लिटिल। तो अगर ये ग्रुप्स बड़े हों और अपने में ये समग्रता को ज्ञापित करते हों, तो ऐसे बड़े बड़े समूहों के अध्ययन को भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे जब हम राष्ट्रीय आय को आप लेते हैं, तो राष्ट्रीय आय को हम सरलतम रूप में 2-3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये जो टोटल नेशनल इनकम है, ये C+I हो सकती है और +G भी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे तो XY में से हम करके हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी ले आएंगे। तो ऐसे स्थिति में जो सबसे सरलतम रूप है, यहाँ पर अगर हम इसको भी हटा दें तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण राष्ट्रीय आय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा टोटल कंजम्पशन, ये है टोटल कंजम्पशन, और ये है टोटल इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स भी लिख सकते हैं। जब हम इसको कंजम्पशन और सेविंग्स के स्थिति में बांटेंगे तो ये Y + C+S भी होगा। तो ऐसे स्थिति में ये जो कुल राष्ट्रीय आय है उसको हम 2 बड़े बड़े भागों में बांट रहे हैं, टोटल कंजम्पशन और टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल सेविंग। तो ये जो अध्ययन होगा टोटल कंजम्पशन का, जो किसी अर्थव्यवस्था का होगा, ये भी समग्र उपभोग है, समग्र बचत है या समग्र निवेश है, और ये अध्ययन भी संपूर्ण का एक बड़ा अंग है, और इसमें भी संपूर्णता की सारी विशेषताएं हैं। इस नाते समग्र के बड़े बड़े भागों का, जो लार्ज एग्रीगेट्स हैं, उनके अध्ययन को भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो ये अभी अगर हम आउटपुट पर चले, उत्पादन पर, देश का कुल उत्पादन, एग्रीगेट आउटपुट या टोटल आउटपुट, और इसको आप हो सकता है कि अलग अलग रूप में देखें। जैसे आप कह सकते हैं कि टोटल आउटपुट एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट, या आप कहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर का, या आप कह सकते हैं सर्विस सेक्टर का। तो ये जो उत्पादन है, इस उत्पादन को फिर हमने 3 बड़े बड़े भागों में बांटा, और ये 3 बड़े बड़े भाग जो हैं, उस बड़े भाग के जो हमारा कुल उत्पादन है, उसके कुल कृषि उत्पादन को, कुल औद्योगिक उत्पादन को और कुल सेवा क्षेत्र के उत्पादन को दिखाते हैं, और ये भी अपने आप में समग्र हैं। तो जब हम इनका अध्ययन करते हैं अलग इस रूप में, तो भी हम इसे समग्र कहते हैं, और समग्र का एक बड़ा भाग है। अगर राजनीतिक दृष्टि से हम आपको दिखाने का प्रयास करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें राज्य को मान लीजिए फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकारें हैं, और जिसमें सेंटर और स्टेट 2 तरह के सरकारें हैं, तो इन दोनों सरकारों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं।
और दोनों सरकारों की सीमाओं को आप जानते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है हमारी, या पूरा एक जो राज्य है, उस राज्य में ढेर सारे प्रदेश हैं, प्रोविंसेस हैं, और ये जो बड़े बड़े राज्य हैं ये इनकी अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी है, उनकी स्वतंत्र पहचान है, उनके संविधान में उनके कार्य क्षेत्र जो है वो निर्धारित हैं, और जिस सीमा तक ऐसी व्यवस्था है उस सीमा तक वो प्रत्येक राज्य हैं, मतलब जिनको हम प्रदेश कह रहे हैं, वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखे जा सकते हैं। और वैसी स्थिति में जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे मान लो केंद्र सरकार से संबंधित जितने कार्य हैं, तब भी ये मैक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होगा। और जब हम राज्यों का अध्ययन करेंगे तो राज्य भी उनका एक बड़े बड़े अंश हैं, और वो भी अपने आप में संपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अलग है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, बिहार की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, और ये अपने आप में संपूर्णता लिए हुए हैं। और ऐसे अध्ययनों को भी हम, चाहे उनके पूर्व उत्पादन का अध्ययन करें, चाहे सरकार के आय व्यय का अध्ययन करें, चाहे उनके रोजगार का अध्ययन करें, तो ये सारे अध्ययन जो होंगे ये समग्र होंगे, और इनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो समष्टि है वो एक तरह से संपूर्ण का अध्ययन है, और ये वैयक्तिक इकाइयों के अध्ययन नहीं है, और ये अध्ययन संपूर्ण के बड़े बड़े भागों का अध्ययन है। और इसी तरह से एक और अध्ययन होता है, वो है एवरेज का अध्ययन है, एवरेज ऑफ एग्रीगेट। ये जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसके संबंधित किसी भी समस्या या किसी भी चर के औसत की जब हम चर्चा करते हैं, तो क्योंकि ये औसत जो है ये संपूर्ण का औसत है, और ये संपूर्णता को प्रति आप कह सकते हैं व्यक्त करता है, तो वैसे स्थिति में ये अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय होगा। और इस रूप में अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, जैसे ये है जनरल प्राइस लेवल, और इसका हम जानते हैं जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि देश में संपूर्ण वस्तुओं, चाहे वो उत्पादन की वस्तुएं हो, संबंधित वस्तुएं हों, चाहे वो उपभोक्ता की वस्तुएं हों, कच्चे माल हो, मध्यवर्ती वस्तुएं हो, फाइनल गुड्स हो, ये सब की कीमतों का औसत जब हम निकालते हैं किसी देश के समस्त वस्तुओं के मूल्यों के औसत को, तो हम इसे मूल्य स्तर कहते हैं। और मूल्य स्तर बढ़ने को हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन है, और घटने को हम कहते हैं डिफ्लेशन है, महंगाई का घटना बढ़ना है। और इस एवरेज को जब हम अध्ययन करते हैं तो ये जो मूल्य स्तर है ये अर्थव्यवस्था के समस्त वस्तुओं के मूल्यों की बढ़ने घटने की प्रवृत्ति को द्योतित करता है। और ऐसी स्थिति में इस अध्ययन को हम, जो एवरेज का अध्ययन है, जो मूल्य समस्त वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों के औसत का को प्रदर्शित करता है, ये औसत संपूर्ण से संबंधित होता है। इस नाते ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय होता है। ऐसे जब आप कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ये प्रति व्यक्ति आय है, और आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जीडीपी या जीएनपी में आप पॉपुलेशन से भाग देते हैं, और जब पूरी जनसंख्या से कुल उत्पादन को भाग दे देते हैं तो जो आय आती है उसको हम कहते हैं ये एक व्यक्ति की आय है। अगर हम विदेशी, तो इस रूप में ऊपर का चर जो कुल देश की कुल राष्ट्रीय आय है वो भी समग्र है, एग्रीगेट है, और जो देश की कुल जनसंख्या है ये भी अपने आप में एग्रीगेट है, संपूर्ण जनसंख्या है। और इस नाते ये दोनों चर जो हैं ये एग्रीगेट्स हैं, समग्र हैं, और इनका जो भागफल आएगा वो भी समग्रता को ही दिखाएगा। और ऐसी स्थिति में जब प्रति व्यक्ति आय के हम अध्ययन करेंगे, जो एक तरह से औसत है और जो एक तरह से किसी अर्थव्यवस्था के विकास का इंडिकेटर है, संकेतांक है, जो बताता है कि अर्थव्यवस्था में अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो विकास हो रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कैसे घट रही है, कैसी है, तो ये अध्ययन जो हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र के विषय होंगे। तो इस रूप में तो औसतों का अध्ययन भी, समग्र के औसतों का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु होगा।
और समग्र के बड़े बड़े समग्रों, लार्ज एग्रीगेट्स का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होगा। तो अब एक और परिभाषा का उल्लेख हम कर रहे हैं, ये है प्रोफेसर J.K. मेहता। इस परिभाषा में भी उसी तरह के बातें हैं, लेकिन उसके पहलुओं को थोड़ा सा आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परिभाषा रहेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, मैक्रो अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र जो है अध्ययन करता है किस चीज़ का? हाउ एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन एंड, तीसरा टर्म नया जुड़ रहा है, शेयर्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स आर डिटरमिन्ड। 3 टर्म लिया उन्होंने कि किस प्रकार से रोजगार, कुल उत्पादन का निर्धारण होता है। तो स्पष्ट है कि कुल रोजगार और कुल उत्पादन समष्टि चर हैं, इनका निर्धारण किस तरह से होता है। तो कुल उत्पादन के या रोजगार के आय के निर्धारण की समस्या को हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। और एक दूसरा टर्म उन्होंने जोड़ा कि इस कुल राष्ट्रीय आय का उत्पादन के विभिन्न साधनों में बंटवारा कैसे होता है, उनके अंशों का निर्धारण कैसे होता है। इस समस्या को भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जिसका अर्थ हम सरलतम रूप में अगर आपको बताने का प्रयास करें, अगर हम सामान्यतः ये माने कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को 2 भागों में बांट दें, एक श्रमिक का वर्ग है और एक जो है पूंजीपति वर्ग है, तो पूंजीपतियों को जो मिलने वाला होगा वो लाभ का अंश होगा और जो श्रमिकों को मिलेगा वो मजदूरी का अंश होगा। कहने का अर्थ है कि जो हमारी पूरी राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय का कितना अंश मजदूरी के रूप में बढ़ता है और कितना अंश लाभ के रूप में बढ़ता है, क्योंकि ये कुल लाभ अर्थव्यवस्था के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के में से उनके कुल हिस्से को प्रदर्शित करता है। इस नाते ये भी अपने आप में समग्र होता है और ऐसे अध्ययनों को हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। मेहता साहब उसी में और आगे जोड़ते हैं कि एक तो इनके निर्धारण का वो अध्ययन करता है और दूसरे इनमें परिवर्तन किस तरह से होता है उसका भी अध्ययन करता है। तो आगे लिखते हैं कि इट इनेबल्स अस टू सी, हमको ये देखने का के लिए वो बताता है कि हाउ एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट एंड द अर्निंग्स ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोड्यूसर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स हम ये भी पढ़ते हैं कि समय के साथ साथ कुल उत्पादन, कुल रोजगार और राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के हिस्से किस प्रकार से घटते बढ़ते हैं, किस तरह से इनमें परिवर्तन होता है, इसका भी अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो अब जरा 2 और परिभाषाओं का हम उल्लेख कर रहे हैं। 2 टेक्स्ट बुक हैं, आप लोग पढ़ते हैं। एक पुस्तक है मैनक्यू और टेलर की, जिसमें उन्होंने एक परिभाषा देने का प्रयास किया है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी है जो वो स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसमें पढ़ते हैं, का अध्ययन करते हैं। और आगे डिटेल बताने के लिए बता रहे हैं क्या क्या पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग ग्रोथ इन इनकम्स, आय में वृद्धि कैसे हो वो हम पढ़ते हैं। चेंजेज इन प्राइस, मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। और प्राइसेस का मतलब है प्राइस लेवल से, अर्थात समस्त वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से। एंड द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी की दरों में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, इन सब का हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक अटेम्प्ट्स बोथ टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक इवेंट्स, और वो जो आर्थिक घटनाएं घटती हैं इन घटनाओं का भी अध्ययन करता है। एंड डिवाइज पॉलिसीज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और जो अर्थव्यवस्था का जो निष्पादन है, जो कार्य का संपादन है, उनका संबंध में नीतियों के निर्धारण के संदर्भ में भी हम इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो एक रूप और जुड़ा कि आर्थिक विकास के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के जो संदर्भ में जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन नीतियों का हमें अध्ययन करते हैं। वो नीतियाँ जो हैं
व्यापारिक कमर्शियल पॉलिसीज हो सकती हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसीज हो सकती हैं, फिजिकल पॉलिसीज हो सकती हैं। तो ये सारी नीतियाँ जो हैं ये अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को, आर्थिक उत्पादन को, आय को, रोजगार को, कीमत स्तर को ये क्योंकि ये प्रभावित करती हैं और इस नाते ऐसे सारे अध्ययनों को जो इन नीतियों से संबंधित हैं उनको भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक और टेक्स्ट बुक है डॉर्नबुश की और फिशर की और स्टार्ट की, माइक्रो इकोनॉमिक फी नाम उसका, दोनों पुस्तकों का। उन्होंने भी एक परिभाषा की है और लिखा है अपना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। सेम थिंग वही है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करती है। विद बूम्स एंड रिसेशंस। बूम्स हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जब व्यापार चक्रीय क्रियाएं होती है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं तेजी से ऊपर बढ़ती हैं और अधिकतम स्तर तक जब पहुंचती है इसको हम समृद्धि या बूम की स्थिति कहते हैं। जब नीचे गिरती हैं और निचले बिंदुओं तक आती हैं तो हम इनको जो है रिसेशन कहते हैं, अवनति की स्थिति कहते हैं। और नीचे जाती हैं तो डिप्रेशन की स्थिति कहते हैं और फिर रिकवरी और इस तरह से बूम की स्थितियाँ जो ट्रेड साइकिल में आर्थिक क्रियाओं के उच्चावचन की हैं। तो हम दोनों पढ़ते हैं, ऊपर जाने की स्थिति और नीचे जाने की स्थिति, अर्थात आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव का जो विश्लेषण है वो इसमें पढ़ा जाता है। एंड ग्रोथ ऑफ आउटपुट, और ग्रोथ ऑफ आउटपुट उत्पादन की समृद्धि जिसको हम ग्रोथ की समस्या कह सकते हैं। एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति की दरों और बेरोजगारी की दरों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रहे कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित चर हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान के संतुलन का अध्ययन करते हैं। देखिए फिर एक नया टर्म बढ़ा, भुगतान का संतुलन। आप जानते हैं कि एक देश दूसरे देशों से जो व्यापार करते हैं, समस्त लेन देनों के लेखा जोखा को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। और क्योंकि ये दो देशों के मध्य होने वाले या संपूर्ण विश्व के मध्य होने वाले किसी देश के कुल वित्तीय लेन देन को प्रदर्शित करते हैं, इस नाते ये अपने आप में समष्टि चर होते हैं। और उन्हीं से संबंधित जो विनिमय दरों का निर्धारण है, एक्सचेंज रेट से, उसका भी अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बोथ लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक दीर्घकालीन जो विकास की समस्याएं उससे भी ये संबंधित है। और जो शॉर्ट टर्म जो रन फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो बिजनेस साइकिल्स या व्यापार चक्रों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, उनका भी अध्ययन करता है। मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ का अध्ययन भी करेगा और शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होंगे जिसमें उतार चढ़ाव आर्थिक क्रियाओं में होगा उसका अध्ययन करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का अध्ययन करेगा, विदेशी विनिमय दर का अध्ययन करेगा। और इस प्रकार से एक तरह से संपूर्ण जो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है उसको इस परिभाषा में समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो इस रूप में हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि समष्टि अर्थशास्त्र है क्या, और ये समग्र का अध्ययन है। और समग्र के अध्ययन में एक रूप में आपके सामने करीब करीब स्पष्ट हो चुका है कि कौन कौन से अध्ययन इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। एक बार हम उनको फिर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसको कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। और जब हम इस रूप में उसका उल्लेख करते हैं तो कहा जा सकता है कि ये टॉपिक इसका है इकोनॉमिक इनकम थियरी, जिसमें हम किसी देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारण की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय के संरचना की बात करते हैं, विभिन्न अवयवों की बात करते हैं, जैसे सकल संपूर्ण कुल उत्पादन, कुल निवेश, कुल बचत, और इनको निर्धारित और प्रभावित करने वाले जो विभिन्न तत्व हैं उन सब का अध्ययन इसमें हम करते हैं। और ये अध्ययन जो होता है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित अध्ययन, समस्त अध्ययन को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करें। इसी दूसरा है थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल, क्योंकि हमने कहा कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की समस्या को हम इसमें अध्ययन करते हैं। और अभी हम बता रहे हैं कि हम जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है और राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्व क्या हैं, इन तत्वों पर जो समग्र तत्व ये हैं
उनको निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। जैसे आप कह सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती है, कंज्यूमर्स की जो है उपभोग प्रवृत्ति होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, या इनकम होती है। ये सारी चीज़ें जो है इनको निर्धारित करती है। इसी रूप में ट्रेड साइकिल के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं में उतार और चढ़ाव की स्थितियाँ आती हैं, और उन उतार चढ़ाव से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, व्यापार चक्रों के आने के जो कारण हैं, उनको सुधारने के जो उपाय हैं, उनके लिए जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज का लागू करके हम बैलेंस को सही करने का प्रयास करते हैं, वो सब। और तीसरा है थियरी ऑफ ग्रोथ, जिसमें हम ग्रोथ थियरी को पढ़ते हैं। और ये ग्रोथ की थियरी को हम दो भागों में अब बांटने की स्थिति में हैं। एक जो अल्प विकसित या विकासशील देशों के ग्रोथ की समस्याएं हैं, और दूसरी तरफ जो विकसित देशों के ग्रोथ की समस्याएं हैं, और इनके संदर्भ में जितने भी थियरीज और मॉडल्स हैं, उन सबको हम इस ग्रोथ थियरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं प्राइस थियरी पर, और जिसमें हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति अवस्फीति की बात करते हैं, और ये देखने का प्रयास करते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर में परिवर्तन कैसे होते हैं, और मूल्य स्तर में ये होने वाले जो परिवर्तन हैं वो किस तरह के होते हैं, इनके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इनको कैसे नियंत्रित हम कर सकते हैं, और उस संदर्भ में सरकार की सारी नीतियों का अध्ययन करते हैं। तो एक तरह से ये जो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या कीमत स्तर का अध्ययन हम इसमें करते हैं। और एक और अध्ययन जिसको अभी मेहता साहब की परिभाषा में वो उल्लिखित था कि राष्ट्रीय आय का वितरण जो विभिन्न उत्पादन के साधन हैं उनके मध्य में किस तरह से होता है। तो इस राष्ट्रीय आय के वितरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी थियरीज हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। और जब आप समष्टि स्तर पर राष्ट्रीय आय के वितरण की बात आपको ध्यान दिला दें कि वितरण दो तरह का होता है। एक माइक्रो लेवल पर होता है, जो हम माइक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो किसी एक उत्पादक इकाई के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण, ब्याज का निर्धारण, लगान का निर्धारण, लाभ का निर्धारण, ये समस्या जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। लेकिन जब हम संपूर्ण राष्ट्रीय आय का श्रम और पूंजी, आप कह सकते हैं कि मजदूरी और लाभ के रूप में इसका विभाजन करते हैं, तो इस समस्या को हम जो है समष्टि आर्थिक वितरण, माइक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जानते हैं, और ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। इसी रूप में मुद्रा और बैंकिंग की समस्याएं हैं। तो मुद्रा से संबंधित सारे नीतियां, मुद्रा से संबंधित सारे सिद्धांत, बैंकिंग के सारे सिद्धांत, किस प्रकार से साख का सृजन होता है, किस प्रकार से उधार दिए जाते हैं, ब्याज दरों का निर्धारण कैसे होता है, केंद्रीय बैंक, व्यापारी बैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु बने। एक और जो प्रमुख विषय है वो है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस हम जानते हैं ये राज्य की क्रियाओं का अध्ययन है, आय, व्यय, ऋण, इन सभी क्रियाओं का। और अभी हमने देखा कि अगर अर्थव्यवस्थाएँ फेडरल गवर्नमेंट हैं तो उसमें केंद्रीय सरकार भी होगी, राज्य सरकारें भी होंगी, और अगर त्रिस्तरीय सरकारें हैं तो स्थानीय सरकारें भी होंगी। संविधान में सबके कार्य निर्धारित हैं, सबके कर लगाने के, सबके व्यय करने की मदें, कर आय प्राप्त करने के स्रोत, केंद्र से मिलने वाले अनुदान, केंद्र से मिलने वाले राजकीय जो अंश वो आय में हिस्से हैं, वो सब निर्धारित हैं। और इन सब का जो अध्ययन होता है, तो पूरे पब्लिक फाइनेंस का जो अध्ययन होता है, पब्लिक फाइनेंस से जुड़े सारे विषयों का, करों का, सरकारी व्ययों का, ऋण नीतियों का, ये सब अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के विषय बनते हैं। और दूसरा जो विषय जुड़ता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, विदेशी विनिमय दरें हैं। और हम जानते हैं कि जितने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होते हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र के विषय होते हैं। और इन समस्याओं को हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। विभिन्न देशों से होने वाले व्यापार संतुलन की समस्या, भुगतान संतुलन की समस्या, और विदेशी संस्थाओं से जो ऋण का लेन देन होता है वो, और विभिन्न देशों के मुद्राओं की जो विनिमय दरें निर्धारित होती है उसमें उच्चावचन परिवर्तन कैसे होते हैं, और किस प्रकार से वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार से उनके संदर्भ में सरकारें अपनी नीतियां निर्धारित करती हैं, और जिनके माध्यम से वो अर्थव्यवस्था या
देश की स्थिति को सुधारने का प्रयास करती हैं। तो ये सारे अध्ययन जो हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र के विषय होते हैं। और इसी रूप में अलग से अगर हम दिखाने का प्रयास करें, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि मुद्रा बैंकिंग की और पब्लिक फाइनेंस की, लेकिन दोनों से संबंधित दो अन्य प्रमुख जो नीति है, मुद्रा से संबंधित को हम मौद्रिक नीति कहते हैं, जो केंद्रीय बैंक के माध्यम से संचालित होती है, और राजकोषीय या फिजिकल नीति जो है वो सरकार के आय व्यय और ऋण से संबंधित नीतियाँ होती हैं। और क्योंकि ये नीतियाँ हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप को निर्धारित करती हैं, और इस रूप में ऐसी नीतियों के अध्ययन को भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो एक तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र की एक, आप कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूपरेखा आपके समक्ष रखी है, और इसके माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के मध्य अंतर किया जा सके। और हमने ये भी दिखाने का प्रयास किया कि यद्यपि वैयक्तिक इकाइयों को जोड़ करके ही समग्र बनता है, लेकिन वैयक्तिक इकाइयों के संदर्भ में जो सिद्धांत हैं, जो निष्कर्ष हैं, वो समष्टि पर उस रूप में यथावत लागू नहीं होते, और दोनों की समस्याएं अलग अलग होती हैं। इस नाते हमको दोनों को अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इस रूप में व्यष्टि और समष्टि के अंतर को हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक बार हम आपको बहुत संक्षेप में अगर बताने का प्रयास करें तो हमने कहा कि इंडिविजुअल इकाइयाँ, जो इंडिविजुअल इकाइयाँ होती हैं वो व्यक्तियों के संदर्भ में एक व्यक्ति की होती है, चाहे उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो। वस्तु के संदर्भ में एक वस्तु की होती है, और क्योंकि एक वस्तु को बहुत सारी फर्में उत्पादित करती हैं, और जब उनको जोड़ते हैं तो किसी एक वस्तु का उद्योग होता है, समस्त वस्तुओं का नहीं होता। समस्त वस्तुओं का जोड़ेंगे तो समग्र बनेगा, लेकिन अगर किसी एक वस्तु के समस्त औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन को हम जोड़ते हैं तो एक वस्तु का उद्योग कहा जाएगा, और इस नाते वो माइक्रो होगा, व्यष्टि होगा। इसी तरह से अगर कुछ लोग मिलकर एक उत्पादन इकाई का या को संचालित करते हैं तो इसको हम लोग फर्म कहते हैं। तो ये व्यक्तियों का या उत्पादकों का एक छोटा सा समूह होता है, इसी को कहते हैं, ये वेल डिफाइंड है अर्थशास्त्र में। इन फर्मों को हम वैयक्तिक फर्म मानते हैं। तो एक उत्पादक होगा अकेला तो फर्म के रूप में होगा, तो एक वस्तु का उद्योग होगा, तो ये सब जो वैयक्तिक इकाइयाँ होंगी। और इसी तरह से समग्र के रूप में हमने देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था तो समग्र है, लेकिन इसके जो कुछ बड़े बड़े भाग हैं, जो समग्र उपभोग है, समग्र निवेश है, समग्र बचत है, या कुल उत्पादन को कृषि क्षेत्र का उत्पादन, सेवा क्षेत्र का उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन है, ये इसके बड़े बड़े भाग हैं। अगर आप जनसंख्या को लें तो पूरे देश की जनसंख्या और अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी अपने आप में प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या, इस नाते ये समग्र का विषय होगा, ये व्यष्टि का विषय नहीं होगा।